हैं डॉक्टर फैसल वसीम इस्माइल, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हैं और आप वाबस्ता हैं आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं जनाब हकीम गालिब आगा हर्बलिस्ट भी हैं हमारे साथ मौजूद हैं। साथ में डॉक्टर उस्मा हमीद साहिबा जो कि जनरल फिजिशियन है, डॉक्टर नाशीज़ इनायत जो कि एसोसिएट प्रोफेसर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी आगा खान यूनिवर्सिटी एंड हॉस्पिटल से इनका ताल्लुक है, और साथ में हमारे साथ मौजूद है हमारी बहुत ही बड़ी डॉक्टर बिल्कीस। अस्सलाम वालेकुम जी। आप पांचों मौजूद गेस्ट को अपने शो में खुशामदीद कहना चाहूँगी। और सबसे पहले तो मैं आप लोगों से सवाल ही पूछना चाहूँगी डॉक्टर वसीम, अगर मैं आपसे शुरू करूँ, ये जो गट हेल्थ जिसके हवाले से आजकल हम बात करें, एंड थैंक गॉड लोगों में इस हवाले से थोड़ी बहुत अवेयरनेस आती जा रही है कि भाई ये जड़ है फसाद की, ये है क्या गट हेल्थ, पहले तो ये बताएं। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। पिछले कुछ सालों में खुसूसी तौर पे इस साल गट हेल्थ के ऊपर बहुत बात हुई है, और ये ऐसे शुरू हुआ है कि जब ये रियलाइजेशन सब में और साइंटिस्ट्स में हुई है कि हमारे गट के अंदर जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो दूसरे पैरासाइट्स और दूसरे जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, वो हमारी हेल्थ को कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं। और हमें ये पता चला है कि अगर वो ऑर्गेनिजम्स और वो जरासीम जो हमारी आंतों में रहते हैं, अगर वो हेल्दी वाले हैं तो हमारा पेट भी नॉट ओनली ठीक रहेगा, मगर बहुत सारी चीज़ें, हमारा हार्ट, हमारा ब्रेन, ये सारी चीज़ें उससे मुतासिर होती हैं। और अगर वो ऑर्गेनिजम्स जो कि गट में हैं, जिसको माइक्रोबायोम साइंटिफिकली कहा जाता है, अगर वो माइक्रोबायोम अनहेल्दी है तो उससे वो बहुत सारी चीज़ें पूरे जिस्म में मुतासर कर रहा होता है, नॉट ओनली डाइजेशन की बट ऑल्सो हार्ट की इन्फ्लेमेशन को, जॉइंट्स की इन्फ्लेमेशन को, ब्रेन फॉग के बारे में लोग बहुत बात करते हैं, इनएबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट, ये तमाम चीज़ें गट हेल्थ से मुतासर हो रही हैं। सही। और जब हम स्पेसिफिकली बात करते हैं कि जी ये गट हेल्थ, जैसे आप शुक्र आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा बात हो रही है, तो मेंटल हेल्थ भी कनेक्टेड है गट हेल्थ से, डॉक्टर साहब वो कैसे? जी बिल्कुल है। इनफैक्ट आपको शायद ये सुन के हैरानी हो कि इसके अलावा बहुत सारे दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिजीजेज, अल्जाइमर्स डिजीज़ की बात हो रही है, पार्किंसंस डिजीज़ की बात हो रही है, कई सारे ऐसे ब्रेन के डिसऑर्डर्स हैं जो कि इफेक्ट होते हैं गट हेल्थ से। क्योंकि गट हेल्थ में जब वो बुरे जरासीम होते हैं तो पूरी बॉडी में एक इन्फ्लेमेटरी, एक सोजिश जैसा एक एनवायरनमेंट पैदा होता है, और जब पूरे बॉडी में इन्फ्लेमेशन होगी और ब्लड में होगी तो ब्लड आप जानती हैं पूरे जिस्म में हर जगह गर्दिश करता है। सो दैट इज वेयर द इन्फ्लेमेशन विल बी टेकन एज वेल। वो जैसे वो कुछ बड़े बुजुर्ग ना, आप कुछ से पूछें तो वो कहते हैं जी गैस चढ़ दी, उतना चढ़ दी, बताते कि जी गैस दिमाग में चढ़ गई सी। तो अब पता चलता है वो बड़े बुजुर्गों को आइडिया तो नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो इशारा सही कर रहे होते थे। कितनी ज़रूरी है गट हेल्थ का ख्याल रखना, और हिकमत की अगर बात करें तो हिकमत ने इसको कैसे सपोर्ट किया है? सबसे पहले हिकमत में तो बहुत पहले से ये बात मुतय्यन है कि उम्मुल अमराज मैदा, अगर मैदे का कोई इशू है तो वो उम्मुल अमराज है, बहुत सारी बीमारियों की माँ है, जड़ है। अगर मैं बात करूँ निज़ाम हज़म की, गट हेल्थ की या स्टमक इश्यूज़ की, हमारे जो स्टमक इश्यूज़ इब्तदा है ना, वो है हमारी नज़र से। नज़र से किस तरह है, जब हम खाना देखते हैं वहाँ से लेकर स्टूल पास करने तक, ये एक पूरा सिस्टम अगर कहीं पे भी ख़राबी आए तो वो गट हेल्थ की ख़राबी, स्टमक की ख़राबी या डिफरेंट एंजाइम्स की ख़राबी होगी। जिस तरह डॉक्टर साहब ने कहा, बिल्कुल न्याय का एंगल सुन रही हूँ कि उसको देखने तक जब तक आप उसको अपनी बॉडी सिस्टम से आउट ना करते हैं। क्यों कह रहा हूँ ये, आपके सामने अचार रखा हुआ है, आपके मुंह में पानी आना शुरू हो जाएगा क्योंकि वो एसिड है। अगर हम उसको लेते हैं तो एंटी एसिड पहले से कुदरत का निज़ाम है जो उसको बनाना शुरू कर देगा। तो इसलिए मैंने ये बात कही कि देखने से स्टार्ट हो जाता है। और जो सबसे बड़ी गलती हम कर रहे होते हैं वो दो चीज़ों में, कंसंट्रेशन की खराबी या कमी, खाना खाते हुए और स्टूल पास करते हुए, जब आप स्टूल पे बैठ रहे हैं और डिफरेंट किस्म के दिमाग में चीज़ें चल रही हैं। अक्सर लोग तो न्यूज़पेपर या मोबाइल लेके बैठ जाते हैं। मोबाइल तो खाना खाते हैं मोबाइल है, और लोग बाथरूम बैठ के मोबाइल लेके बैठे होते हैं। ये दो ही चीज़ें अगर कंसंट्रेशन नहीं होगी तो आपके बहुत सारी चीज़ें ख़राब होंगी, स्टमक से रिलेटेड, गट हेल्थ से रिलेटेड। और गिफ्ट में वो तमाम अमराज आपको मिलेंगे जो डॉक्टर फैसल ने बहुत तफसीलन बताए कि वो चाहे वो मेंटल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो डिफरेंट किस्म के और बीमारियाँ हों। और तभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाने पे बहुत ज़्यादा तवज्जो भी दी है, उसके आदाब भी बताए हैं। और सबसे अच्छा आदाब जो कि आज साइंटिफिकली प्रूव्ड हो चुका है वो ये कि खाना यहाँ तक नहीं खाएं, खाने के 3 हिस्से करें, एक हिस्सा खाना, एक हिस्सा पानी, एक हिस्सा खाली। 4 घंटे बाद दोबारा भूख लगेगी, इसी अमल को दोहरा लें, आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपका स्टमक भी अच्छा रहेगा, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेटाबॉलिक रेट, मेटाबॉलिक सिस्टम, और इसके साथ साथ ओवरऑल आपकी जो ऑर्गन्स की हेल्दीनेस है वो बरकरार रहेगी। अच्छा, जैसे साइंस अब कहती है मतलब कि जी आपका जो दिमाग है, जब आप खाना खाते हैं थोड़ी सी भूख रख लिया करें, क्योंकि आपका दिमाग थोड़ी देर बाद, आपके जो स्टमक है वो थोड़ी देर बाद आपके दिमाग को सिग्नल पहुंचाता है कि आई एम फुल। और ऐसे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्होंने भी हमेशा कहा कि भूख रख के खाना खाए, मतलब अब साइंस जो है वो सपोर्ट कर रही है जो रसूल पाक ने कहा। सो डॉक्टर साहब ये कितना ज़रूरी है, क्योंकि
कि देखिए हम एक तो सर्दियों में, और सर्दियों में तो खाया भी बहुत ज़्यादा जाता है। सर्दियों में हमारे सारे तरी वाले खाने हैं, हमारे पाए पकड़े कि किसी के घर से पाए आ रहे हैं, कहीं से कुन्ना आ रहा है, कहीं से निहारी आ रही है, मतलब वो हर वो चीज़ जो कि निरी आपको ना छोटी मोटी सी मौत दिखाई दे रही है, हम वो खा रहे हैं क्योंकि हम कह रहे हैं ये तो वो सीज़न है। तो ये सर्दियों में भी मुझे बताएं कि गट हेल्थ कैसे ज़्यादा इफेक्ट होती है? बिल्कुल सही कहा आपने। और मैं ये दोनों जो बातें हुई हैं अभी इनको कंटिन्यू करूँगा। सर्दियों में इंडल्जेंट फूड हम ज़्यादा खाते, पानी हम कम पीते, फेस्टिव पीरियड भी है, शादी का सीज़न भी है, जी जी बिल्कुल, हलवे वगैरह भी वो तो सवाब मिलता है ना, हम तो ऐसे खाते हैं डॉक्टर साहब। सो इन तमाम चीज़ों की वजह से गट की स्पीड स्लो डाउन हो जाती है। कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म्स है। और मैं उस बात से भी बिल्कुल 100% एग्री करता हूँ कि ये कोई नई डिस्कवरी नहीं है। पुरानी नॉलेज जो मौजूद थी उसकी नई एक्सप्लेनेशंस है। यू नो, अंग्रेजी में तो जैसे एक फिक्रा है लिटिल एंड ऑफ्टन खाए, तो कम खाए और बार बार खा ले, वो बेहतर है, राइट? उसी की एक्सटेंशन है जो हम और बात कर रहे हैं। जैसे 6 मील्स एक डाइट भी आई थी डॉक्टर साहब के, जिससे था कि अगर आपने वेट कम करना है तो बड़ी इफेक्टिव डाइट थी जी, वो 6 छोटे-छोटे पोर्शंस में खाना। हाँ बिल्कुल। और हर चीज़ हर एक के लिए वर्क नहीं करती, लेकिन ये कि रूटीन में कम खाना ज़्यादा खाने से बेहतर है। और लेकिन ये बात कि प्रैक्टिस करना ज़रा मुश्किल काम हो जाता है। बिल्कुल। अब और आपने सही कहा, शादियों का सीजन है, अब लोगों को ये भी होता है कि हमने सलामी दी, हमने पैसे तो पूरे करें। मैं ज़ाहिर तफन्नुन की बात कर रही हूँ। डॉक्टर बिल्किस, आपके पास जो लोग आते हैं जब उनकी गट हेल्थ मुतासर होती है, जब उनको प्रॉब्लम होती है, तो वो उसकी क्या रीज़न क्या देते हैं? और क्या लोगों को आसान होता है कन्विंस करना? आसान तो नहीं होता, कन्विंस करना बिल्कुल आसान नहीं होता। और गट हेल्थ से बहुत सारी बीमारियों को हम उसका पता लगाते हैं। जैसे इंडाइजेशन है अगर, तो किडनी इश्यूज हो सकते हैं। तो आप सौंफ, पान, छालियाँ खाने से आप सही नहीं होंगे। आपको मतलब कि पूरा होल एब्डोमेन का चेकअप कराना ज़रूरी होता है कि क्यों इस तरह हो रहा है, एसिड रिफ्लेक्स हो रहे हैं तो क्यों हो रहे हैं। तो उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं, हमें वो सारी चीज़ें देखना है। और जैसे हम गट हेल्थ पे B12 पे बात करें ना, B12 की ही वजह से जो है ना हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के पेशेंट्स जो होते हैं वो उनको ट्रेमर्स हो रहे होते हैं, एंजाइटी हो रही होती है, टेंशन, डिप्रेशन हो रहा होता है, क्योंकि उनके गट में जो B12 बन रहा होता है उस, और जो बैड बैक्टीरिया हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं, गुड बैक्टीरिया कम हो जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जो ज़्यादा होंगे उनकी ज़्यादा चलेगी। तो जब उनकी ज़्यादा चलती है तो फिर जो है एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब भी गट की वजह से होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम तो मतलब ये नहीं है कि नेचुरोपैथी शुरू से ये कहती है कि मैदा तंदुरुस्त दिमाग तंदुरुस्त। अगर मैदे की खराबी है तो सारी चीज़ें जो है ना ख़राब होंगी। और अब मैदे में भी बहुत सारी चीज़ें, एक चीज़ नहीं, आप ये देखें ना कितनी बड़ा जो आपकी इंटेस्टाइन कितनी बड़ी है, उसको लुब्रिकेंट रखना, उसमें से जो चीज़ें गुजरती हैं वो जाके आपके ब्लड स्ट्रीम में शामिल होना। एक गलती आजकल बहुत है और शादियों में भी है, कॉम्बिनेशन ऑफ डाइट का। हम दही खा रहे हैं, फिर फ्रूट्स खा रहे हैं, फिर आप इनका कॉम्बिनेशन होता है। जी जी, बूफे नहीं, ये बहुत गलत है। तो ये जो है ना सादा खाना सही है, लेकिन जब आप बूफे सिस्टम में जाके हर चीज़ को चखते हैं, हर चीज़ का डाउन टाइम अलग होता है। जैसे हम कहते हैं कि दही सुबह में खाना चाहिए, क्योंकि दही और रेड मीट दोनों का आपकी बॉडी ब्लड स्ट्रीम में एक साथ जो है ना तकरीबन 6 से 7 घंटे लगते हैं। इसीलिए हम बीमारी में भी दही का इस्तेमाल, या पेट के अमराज में दही का इस्तेमाल करते हैं। आप स्मूदीज बना लेते हैं, उसमें इतने सारे फ्रूट्स डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं, तो और फिर क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है बॉडी में। तो ये ना ये जो डाइट जो है ये भी एक साइंस है, इसको भी समझने की जरूरत है कि क्या चीज कब खानी चाहिए। और हम इसमें गलती करते हैं, हम रात को बैठे होते हैं तो हमें रात को भूख लगती है, तो फिर फूड पांडा होता है, फूड पांडे से चीजें आती है, फिर सारी वो जो होता है, गोरिल्ला पांडे का नाम देखे मेरी, हाँ सॉरी गोरिल्ला से मंगा लेते हैं, फिर वो गोरिल्ला वाले एक्शन हो जाते हैं। देखिए कितनी बहुत सीरियस नोट पे मैं ये बात कर रही हूँ, बहुत सारे बच्चे जो हैं इस वॉमिट करते हैं, रात को खाना खा के ही बेड पे जाते हैं, वॉमिट करते हैं, और वो वॉमिटिंग की वजह से अगर उसकी सांस की नाली में चली जाती है
तो डेथ वाकई हो जाती है। ऐसा पिछले दिनों हुआ है। तो प्लीज आप अपने बच्चों को एजुकेट करें, खाना खाने के फौरन बाद बिस्तर पे नहीं जाना। बिल्कुल। और ये नाइट मील्स प्लीज इसको अवॉइड करें। ये ज़रा नाइट मील्स के वाले से बताएं, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो ये मशगला एक शोगल है कि चले जी, और ये लेट नाइट हम स्पेशली अगर जाग रहे होते हैं सर्दियों में तो रात को भूख लगती है, फिर आप कहते हैं चलो भी किसी जगह से खाना मंगवा लेते हैं या जाके खा लेते हैं। अच्छा वेकेशंस भी है ना जी वेकेशंस तो आजकल ये सबका हो रहा है। अच्छा देखिए मदिया, हर चीज़ की बात ये है कि शुरुआत जो होती है ना वो आपकी लाइफस्टाइल ही बहुत मैटर करता है। अब हम छुट्टियां हों या आपका नॉर्मल डेज हो, अगर हम उनको चले थोड़ी बहुत एहतियाती हो जाती है, लेकिन एक सर्दी का सीजन है, एक तो हम बाहर से मंगवा रहे हैं, वैसे ही जैसे आपने बताया पाए निहारी सूप इसका क्रेविंग बढ़ जाती है। अच्छा होता है कि क्योंकि और आजकल मिक्स नट्स, जो क्योंकि नट्स तो बहुत हेल्दी, नट्स खा लो, नट्स खा लो, नट्स में कितने खाने हैं। हर चीज़ की मॉडरेशन बहुत ज़रूरी है। हर चीज़ की ज्यादती अगर फायदेमंद भी होगी वो आपको नुकसान पहुंचा देगी। तो ये सबसे पहले अपने जहन को तैयार रखें। और हम वेकेशंस में कुछ हमें पता है कि हमारा डिनर टाइम क्या है, आपने अगर मंचिंग करनी भी है तो बहुत हल्का सा स्नैक कर लें, उसके बाद कोशिश करें कोई फिजिकल एक्टिविटी या कोई स्टेप्स 200-250 स्टेप्स लें ताकि आपकी डाइजेशन हो, और फौरन से आपने बेड पे नहीं जाना। लेकिन ये देखिए ये चीज़ें तैयार करनी होती है अपनी बॉडी को कि चाहे जिस तरह का भी मौसम हो, सीजन हो, हमने अपनी रूटीन को वैसे ही रखना है। आगे पीछे थोड़ा बहुत हो सकता है, वही आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है। और लाइफस्टाइल ही अगर लोग बेहतर कर लें तो मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ों से बच सकते हैं। अच्छा सर्दी में अमूमन क्या होता है, जब बड़े खा रहे होते हैं तो बच्चे भी खाते हैं। बिल्कुल हाँ। फिर सुबह उठते हैं, फिर वो ब्रंच हो रहा होता है, ना ब्रेकफास्ट है ना वो जी बिल्कुल, इसके टाइमिंग सारे आउट हुए होते हैं। तो फिर क्या होता है, खाने को डाइजेशन का टाइम ही नहीं मिल पा रहा होता है। एक मील को तकरीबन डिपेंड करता है कि अगर आपने मीट लिया है तो उसको इट टेक्स अराउंड 6 to 8 आवर्स टू डाइजेस्ट। वेजिटेबल्स लिए तो उसका डाइजेशन टाइम अलग है। अगेन जो हम मिक्सचर खा रहे होते हैं ना, वेजिटेबल्स भी हैं, तो उसके बाद 2 घंटे के बाद फिर कुछ आ जाता है। तो वो प्रॉपर हमारी गट को रेस्ट ही नहीं मिल रहा होता है। गट की हीलिंग के लिए ना रेस्ट बहुत जरूरी है। इसलिए कहा जाता है कि डिनर और ब्रेकफास्ट में कम से कम 10 घंटे का वक्फा जरूर हो ताकि आपकी गट हील कर सके। डॉक्टर्स में जैसे हमारे तो इमामों ने भी कहा है कि आप जो सुबह का जो नाश्ता है वो आप बादशाहों वाला करें, बिल्कुल। आप दोपहर का जो खाना करें वो वजीरों जैसा करें, और आप जो रात का खाना है वो फकीरों जैसा बिल्कुल, ताकि उसको टाइम मिल सके गट को हील होने का ना, ताकि आप सुबह का दिन अच्छे से स्टार्ट करें। कि सुबह हमें एक फ्यूल चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए मतलब होती हम है। आज अगर वो कहते हैं साइंस गट हेल्थ के वाले से बात करें तो नहीं, हमारे तो इमामों ने हमें बता दिया है कि भाई आपने कैसे अपना ख्याल रखना, और इतना ताकीद की गई है। इमाम मुत्तकियान ने भी कहा है कि अपने पेट को जानवरों का कब्रिस्तान मत बनाओ, कि इतना गोश्त मत खाओ। लेकिन डॉक्टर साहब ये सर्दियों का एक सीज़न ऐसा है बहुत ज़्यादा गोश्त खाया जाता है। एक तो देखें स्पेसिफिकली हम देखते हैं कि कितने जब बकरा ईद की बात, कितने केसेस हम देखते हैं कि अगले दिन ही रिपोर्ट्स आने लग जाती कि इतने लोग जो हैं वो अस्पताल में जो है वो दाखिल हुए हैं। तो ये जो सर्दियाँ हैं जिसमें हम बहुत ज़्यादा गोश्त खाते हैं, हम कहाँ पे एंड अप होते हैं फिर? हाँ, दुनिया भर में हमें ये पता है और कई सालों से पता है कि रेड मीट के अपने बहुत सारे मुज़र असरात हैं। एंड वी हैव नोन फॉर सम टाइम के रेड मीट और वाइट मीट में वाइट मीट इज़ जनरली ज़्यादा हेल्दियर है और उसी के ऊपर करना चाहिए। और ऑनेस्टली एक मिथ है कि कहना कि रेड मीट से अंदर बॉडी में हीट ज़्यादा जनरेट होती है, इट्स नॉट लाइक दैट, बट इट्स जस्ट अ मिथ। और क्योंकि हमारे यहाँ मिथ्स पास ऑन होती रहती हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, इसलिए हम बिलीव भी करते। जी बिल्कुल, तो फिर वो इसीलिए ऐसा होता है। मगर वन ऑफ द प्रॉब्लम्स इज ऑल्सो रेड मीट के जो हेल्थ के मसाइल हैं, उसके अलावा मीट इज़ अ वेरी गुड सोर्स फॉर इन्फेक्शन और बैक्टीरिया उसमें बहुत आसानी से पल भी जाते हैं और प्रोलिफरेट भी करते हैं, बढ़ते भी हैं। तो मीट के जो इन्फेक्शंस होते हैं वो खुसूसी तौर पे बहुत ख़राब होते हैं, क्योंकि उससे बहुत बुरा पेट ख़राब होता है, डायरिया होता है, नोजिया होती है, वॉमिटिंग होती है। और डॉक्टर साहब तो मिक्स खा रहे होते हैं ना, हम कहीं भी बजाएं, फ़र्ज़ कीजिए जैसे एक है कि आपने जी फ़र्ज़ करें कि इस अमाउंट में, जिसको मेरे ख्याल से 100 mg कितना बनता है, अराउंड 100 ग्राम है ना, बराबर 250 ग्राम जो है 250 ग्राम, हाँ 250 ग्राम। हम तो किसी अगर शादी में जाएं तो वहाँ पे अगर फ़र्ज़ कीजिए कि आपने एक, चलो अगर निहारी बनी है, कुछ भी बना, आपने वो ली, फिर आपने चिकन का भी कोई आइटम ले लिया, फिर आपने बारबेक्यू का भी आइटम ले लिया, फिर आपने चिकन सैलड भी आपने साथ से डाल के खुश हो गए कि हमने सैलड तो डाली है। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ मीट है जिसमें चिकन भी जा रहा है, जिसमें, और फिर इसके बाद में फिंगर फिश भी ले लें जी, चलो शाबाश, प्रॉन्स भी खा लें, तो मतलब अभी हम दम घोट दें अपने मैदे का। तो डॉक्टर साहब ये कितना नुकसानदेह है? सो आई थिंक जैसे डॉक्टर साहिबा ने भी कहा, आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ फूड is a problem. मगर एलोपैथिकली अगर मैं बात करूँ, more than that it is the quantity of the food जो एक साथ खाया जा रहा होता है,
and the overeating, that medically produces a bigger problem. ज़्यादा प्रॉब्लम इस चीज़ से होता है मेडिकली, अगर मैं बात करूं, कि हम कितना ज़्यादा खा लेते हैं, क्योंकि जैसे डॉक्टर साहबा ने भी कहा कि वो बुफे होता है, आप सारी चीज़ें देखते हैं, सारी चीज़ें चखते हैं, पैसे पूरे करने होते हैं, एंड बिफोर यू नो इट आपकी पूरी प्लेट भर चुकी होती है और आप सब खा चुके होते हैं। सही। अच्छा, आजकल आपके पास कितने गेस्टों की केसेस आ रही हैं, बताएं। मेरे ख्याल से अगर देखा जाए तो हिकमत में भी और ओवरऑल भी मेरे ख्याल से 40% जो पेशेंट्स होते हैं जो जर्नल आ रहे होते हैं, रेगुलर बेसिस पे आते हैं, कहीं ना कहीं स्टमक इश्यूज उनके साथ लाजमी होते हैं जो कि डिफरेंट बीमारियों की वजह बन रहे होते हैं। हिकमत में हमारे यहाँ कम से कम वाले साहब ने ये सिखाया कि कभी भी दुनिया में कोई दवा देनी हो, चाहे वो जिगर की हो, चाहे वो स्टमक के लिए हो, चाहे वो किसी और इशू के लिए हो, बोन्स के लिए हो, हज़म के निज़ाम की दवा उसमें लाजमी शामिल होती है उनके प्रिस्क्रिप्शन में। उसका रीज़न ये है कि उनका निज़ाम हज़म ठीक होगा तो चीज़ें उनकी बेहतर होना शुरू होंगी। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो आते हैं बहुत सारी डिफरेंट बीमारियों से, बहुत सारे और इश्यूज़ की वजह से, लेकिन अगर उनको माइनर कॉन्स्टिपेशन जो हो रही होती है वो उसको टैकल नहीं कर रहे होते, और जब कॉन्स्टिपेशन रिलीज हो जाती है बहुत सारी चीज़ें खुद ब खुद रेगुलेट होना शुरू हो जाती है, वो ठीक हो जाता है। मैं बार बार कॉन्स्टिपेशन पर आ रहा हूँ, शुरू में भी मैंने कहा, बट कॉन्स्टिपेशन और स्टमक हेल्थ, गट हेल्थ, ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हमारी बहुत सारी बीमारियों का। तो ये तमाम चीज़ें, एक माजरत के साथ डॉक्टर साहब से थोड़ा सा इख्तलाफ करूंगा मैं बकरे के गोश्त पे। हमने बहुत, शायद आज की तारीख की अगर बात करूं तो हम क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिकलाइज दुनिया में चले गए, मैं पहले भी बात कर चुका हूं, प्रेशर वाला गोश्त है आपके पास बकरे का 100 किस्म, जी ऑब्वियसली, लेकिन आज भी क्योंकि सुन्नत रसूल है बकरा और भेड़ या ऊंट का गोश्त खाना, गाय वहाँ नहीं है, वहाँ मुर्गी नहीं है, वहाँ मछली का इस्तेमाल बहुत कम है। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ें बेनिफिशियल हैं, बट मैं उसके ले रहा हूँ क्योंकि वो एक बेहतरीन मजमुआ है जो हमारे तर्ज ज़िंदगी गुजारने के लिए एक बेहतरीन सोर्स बन सकती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी। तो उसमें सरीद का जिक्र है। सरीद में हमने मसला क्या किया है, हमने गोश्त को कड़ाही की सूरत में लेके आ गया, हांडी की सूरत में लेकर आ गया, भुना हुआ। वो जो क्वांटिटी ऑफ मीट है जब वो बढ़ जाता है तो हम जारी पता बीमारी का बाइस बनते हैं। मैं डॉक्टर साहिबा से भी इख्तिलाफ थोड़ा सा शायद करूँ माजरत के साथ। मैंने जो पढ़ा वो 70 to 80 ग्राम्स पर डे मीट अलाउ है, इससे ज़्यादा अलाउड नहीं है, जो कि 250 ग्राम, माजरत मैं गलत हूँ शायद, तो मैंने जो पढ़ा था वो शायद मैं गलत हूँ, उसके लिए बहुत माजरत। तो उसमें यह है कि हमें इतना गोश्त इस्तेमाल करें। एंड देन अच्छा, उस टाइम में भी बकरे का गोश्त रोज थोड़ी खाया जाता था, भुना हुआ गोश्त होता ही नहीं था। सरीद में भी ये है, वो तो कोई महफिल दावत होती थी, पता चलता था जी बकरा कुर्बान किया गया है, देन उसका वो यूं था। और सरीद में भी ये है कि बहुत सारा पानी वाला थोड़े से गोश्त, बहुत सारा पानी और उसमें रोटी भिगो के यखनी। हमने जो इसको भुना हुआ खाना बनाना शुरू कर दिया, जैसे आपने इंट्रो में भी कहा था, भुना हुआ खाना हमारी सेहत के लिए, हमारे मैदे के लिए नुकसानदेह। मटन की अगर मैं बात करूँ, देखिए जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं, मैं माजरत करूँगा पहले डॉक्टर साहब से, लेकिन जितनी भी रिसर्चेज हो रही हैं वो हलाल और हराम गोश्त में भी एक डिफ्रेंसिएशन आ जाता है, जो कि शायद हम हलाल गोश्त के इतना ज़्यादा हम उसमें नहीं जा रहे, क्योंकि जो खून का इखराज होता है हलाल में वो बहुत सारे बैक्टीरियाज को ख़त्म कर सकता है, लेकिन जो हम रिसर्चेज नॉर्मली पढ़ रहे होते हैं वो उस गोश्त की होती है जो नॉन हलाल है। तो एक छोटा सा डिफरेंस आता है। इनफैक्ट अब तो ऐसा वेस्ट में भी जाए तो दे प्रेफर ज़बीहा गोश्त, उनको भी होता है कि हाँ, कि जो तरीका है उसको स्लॉटर किया जाता है वो खुद कहते हैं कि ये ज़्यादा बेहतर है, हाँ बेनिफिशियल है। मैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जा रही हूँ, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे, आपकी लाइव कॉल्स भी शामिल करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।